नमस्कार, चौपाल एजुस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट के बारे में बात करते हैं, जिसका एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो यूपी टेट में जो आयोग है वह किस तरह के क्वेश्चन को तैयार करता है, किस तरह के क्वेश्चन को लाता है। तो इसमें हम 2017 के जो पेपर हैं उनको लेके हम आए हैं और आपको ये बताएंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आगे के जो एग्जाम है उसमें आने वाले हैं। तो चलिए अपना हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये 2017 का पेपर है, जिसमें हमारे क्वेश्चन है भाग पार्ट 1 पार्ट में भाषा हिंदी निर्देश प्रश्न संख्या 31 से लेकर 35 तक दिए गए गद्यांश का निम्नलिखित प्रश्नों के से सही विकल्प छांटने हैं। ये हमारा गद्यांश होगा और इसमें से ही हमारे क्वेश्चन के जो है विकल्प हैं, आंसर जो है वो रहेंगे। तो हमारा आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वो वहां वे घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे। भगवान भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पे रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो वह 45 वर्ष तक निरंतर घूमते रहे। अपने आप को समाज और धर्म के प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरथ भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में वाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद वितरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्री का आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुत धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। यह हमारा गद्यांश है और इनसे ही हमारे जो है विकल्प, हमारे जो आंसर हैं इनसे ही आएंगे। तो पहले हमको गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा। तो अब हमारा जो है क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पे घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये शब्द हमारा आया हुआ है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी इस तरह का आ गया। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए अकड़, दो ड, तीसरा अड़ और चौथा कड़। तो हमारा इसमें क्या प्रत्यय हो सकता है? अकड़, दूसरा ड, तीसरा अड़, चौथा कड़। अब यहां हम देखते हैं घुमक्कड़ में क्या है। घुमक्क ये है हमारा कड़। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है प्रत्यय में कड़ जो है चौथा नंबर विकल्प हमारा सही है। तो ये हमारे घुमक्कड़ का कड़ शब्द सही है। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे भी महावीर स्वामी के बारे में गद्यांश में लिखा गया है, बताया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब हम अगर गद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको अपने आंसर इसमें मिल जाएंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला पावापुरी, दूसरा वैशाली, तीसरा कुशीनगर, चौथा पारसौली। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं कि महावीर स्वामी भगवान महावीर स्वामी
घुमक्कड़ थे, वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान से पे नहीं रहा जाता था। यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म देखिए यहाँ पे दिया है वैशाली। हमारे क्वेश्चन में वैशाली पूछा गया है, हमारा विकल्प में वैशाली दिया गया है, पावापुर, वैशाली, कुशीनगर, पारसौली। तो हम अगर उसको आसानी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे विकल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म जो है वह वैशाली में हुआ था, और शरीर त्याग कहाँ किया था? पावापुरी। अगर यहाँ पे मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो हम यहाँ पे पावापुरी को लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद जो है यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे कौन सी संधि है ये देखते हैं। विसर्ग, दूसरा दीर्घ, तीसरा गुण, चौथा व्यंजन। स्वच्छंद में हमारा यहाँ पे कौन सी संधि है? तो यहाँ पे होगा हमारा व्यंजन, हमारा व्यंजन सही रहेगा। अगला है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उनकी अवस्था कितनी थी? अब हमारे गद्यांश में ये है, यहाँ पे देखिए 35 वर्ष से 45 वर्ष। यहाँ देखिए 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। अब हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व को प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था कितनी थी? पहला है 12 वर्ष, दूसरा 35 वर्ष, तीसरा 45 वर्ष और चौथा है 80 वर्ष। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? 35 वर्ष। अभी अगर मृत्यु पूछा जाएगा तो मृत्यु होगा हमारा यहाँ पे 80 वर्ष। महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की आयु में वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, श्रुत धर्म का अर्थ है। अब यहाँ पे श्रुत धर्म का अर्थ के बारे में पूछ रहा था। ए जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा मुस्लिम धर्म और चौथा वैदिक धर्म। तो श्रुत धर्म के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए, श्रुत धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ है। यहाँ पे वैदिक धर्म का नाम आया है, तो हमारा जो श्रुत धर्म है वह वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारा श्रुत धर्म जो है वह वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है। तो सही अर्थ क्या है? श्रुत धर्म का अर्थ क्या है? वह है वैदिक धर्म। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सही है। अब हमारा अगला देखते हैं, निमिष शब्द का पर्याय क्या है? निमिष शब्द का पर्याय क्या है? पहला प्रकाश, दूसरा छिद्र, तीसरा पूर्ण और चौथा क्षण। तो निमिष शब्द का जो पर्याय है वह है क्षण। निमिष शब्द से जो पर्याय है हमारा अर्थ है वह क्षण से होता है। अगला है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा मुझसे उठा नहीं गया, यहाँ पे हमारे मन का जो भाव है वह व्यक्त हो रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा भाववाच्य। आगे है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द है। ए प्रत्याशा, दूसरा अप्रत्याशित, तीसरा अपरिमेय और चौथा अनाहूत। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए क्या है? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही रहेगा। अगला है, गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव है। पहला है गेहूं, दूसरा गाय, तीसरा गोबर और चौथा गोधन। गोधूम शब्द का तद्भव यहाँ गेहूं से लिया गया है। तो सही आंसर होगा हमारा गोधूम, गेहूं। अगला है,
निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, पहला है नि प्लस कपट, दूसरा निश प्लस कपट, तीसरा नि प्लस कपट, चौथा निश प्लस कपट। तो यहाँ पे है हमारा निष्कपट। अब यहाँ पे जो हमारा श है ये हमारा है सही आंसर निश प्लस कपट। सही आंसर हमारा दूसरा रहेगा। निम्न 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 में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ए अनुग्रहित, दूसरा अनुग्रहित, तीसरा अनग्रहित और चौथा अनुग्रहित। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा अनुग्रहित। अनुग्रहित पहला सही है हमारा ए अनुग्रहित। अगला क्वेश्चन ऐसे है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? ए सापेक्ष, दूसरा उपेक्षा, तीसरा निरपेक्ष, चौथा अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? वो होगा हमारा अपेक्षित। सही आंसर होगा हमारा अपेक्षित। आगे है हमारा श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है ए दंत, दूसरा मूर्धा, तीसरा तालु, चौथा दंत तालु। तो चौथा है हमारा दंत तालु। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या होगा? श। श जो है हमारे जो श शब्द आता है वह तालु से घर्षण करके आता है, तो हमारा सही आंसर होगा तीसरा तालु। आगे अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ए अतु, दूसरा अ, तीसरा अत्य और चौथा अति। तो अत्यंत शब्द में जो हमारा प्रयुक्त जो है वह है अति। सही आंसर होगा अत्य। सही आंसर हमारा है यहाँ पे अत्य। अगला क्वेश्चन है, उपत्यक्ता का अर्थ है। उपत्यक्ता का अर्थ है पहला सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, दूसरा प्राणियों के पेट का एक अंग, तीसरा पर्वत का शिखर, चौथा पर्वत के पास की भूमि। अब हमारा उपत्यक्ता का अर्थ क्या है? वह है पर्वत के पास की भूमि। पर्वत के पास जो है के पास की जो भूमि होती है उसको हम बोलते हैं उपत्यक्तता। तो सही आंसर हमारा होगा उपत्यक्तता, मतलब पर्वत के पास की भूमि। ड का उच्चारण स्थान है। ड का उच्चारण स्थान है नासिक्य, कंठोस्थ, मूर्धन्य या कंठतालव्य। अब ड का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? ड शब्द जो है उसमें हमारे मूर्धन्य का प्रयोग हो रहा है, तो हमारा सही आंसर होगा तीसरा ड मूर्धन्य। आगे है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ये संख्यावाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा परिणाम बोधक, चौथा सार्वनिक। 4 गज मलमल, इसमें हमारा कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे 4 गज से है, 4 अंक की बात हो रही है, तो यहाँ पे होगा संख्यावाचक। यहाँ पे 4 शब्द जो है वह संख्या का बोध करा रहा है, तो सही आंसर होगा हमारा संख्यावाचक। अगला है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? शीशा,
शीर्ष, शिरा या शीर्षक। तो शीश का तत्सम स्वर जो है वह है हमारा शीर्ष। शीर्ष मतलब ऊंचा, सबसे ऊपर। अगला है हमारा क्वेश्चन, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, यहाँ पे देखते हैं। ए कर्मधारय, दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्विग, चौथा अव्ययी भाव समास। तो जहां पे हम आगे भी जहां पे जानते हैं कि यहाँ अंक का, संख्या का बोध हो, संख्या का बोध होता है, वहां पे होता है द्विगु समास। जहां पे संख्या का बोध होता है वहां पे होता है द्विगु समास। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा तीसरा, द्विगु समास। चौराहा शब्द में संख्या का बोध हुआ है तो हमारा होगा द्विगु समास। आंख की किरकिरी होना का अर्थ, ये है मुहावरा। तो इसमें आंख की किरकिरी होने से क्या है, ए अप्रिय लगना, दूसरा धोखा देना, तीसरा कष्टदायक होना, चौथा बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी से आशय है कि ऐसे आंख में कुछ ऐसे पड़ जाता है, वो हमारे आंख को खटकता है, यानी कि हमारे आंखों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हो सकता है अप्रिय, अप्रिय लगना या फिर कष्टकारी होना। तो सही आंसर होगा ये अप्रिय लगना। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, दूसरा सुलेख, तीसरा श्रुतलेख या चौथा आशु भाषण। यहाँ पे निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वह शुद्ध वर्तनी दिया है, दूसरा सुलेख दिया है, तीसरा श्रुतलेख दिया है और चौथा आशु भाषण। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे चौथा आशु भाषण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, एक पहला 15, दूसरा 35, तीसरा 18 और चौथा 22। तो हमारा जो है इसमें सही आंसर तो है 22, लेकिन बाद में कुछ भाषाओं को जोड़ा गया है तो संख्या हो गई थी 35। वह संख्या 35 है। वैसे तो हम 22 बताते हैं, पर बाद में कुछ भाषाओं को फिर से जोड़ा गया तो वो जो संख्या हो गई है वो 35 हो गई है। तो हमें यहाँ पे सही आंसर 35 ही लिखना होगा। सही आंसर हमारा 35 है, सॉरी 25 है। सही आंसर हमारा 25 है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उनके युग में जो निकलने वाली 2 पत्रिकाएं, युग्म मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा। तो यहाँ पे पत्रिका का युग्म मतलब पत्रिका का जो जोड़ा था वह कौन सी पत्रिका उसमें निकल रही थी। पहला है कवि बचन सुधा हिंदी प्रदीप, दूसरा सरस्वती माधुरी, तीसरा कल्पना ज्ञानोदय, चौथा नवनीत कादम्बिनी। तो भारतेंदु युग में जो पत्रिका निकल रही थी, जो पत्रिका युग्म निकल रहा था वह था कवि बचन सुधा हिंदी प्रदीप। सही आंसर होगा हमारा पहला। अगला है, तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम है। तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम है ए लीलाधर, लीलाधर है, लीलाधर जगूड़ी, दूसरा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, तीसरा हरि प्रकाश उपाध्याय और चौथा है अखिलेश। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम जो है वह अखिलेश है। आगे देखें, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए शियार। यह 12 बरस लो कुकर जिए और 13
ले जिए शियार किसकी, यह किसकी, यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति किसकी है। ए विद्यापति चंदबरदाई, दूसरा चंदबरदाई, तीसरा नरहत नरपत नाल, चौथा जगनिक। तो 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ जिए सियार, यह जो है कथन चंदबरदाई का है। सही आंसर है हमारा दूसरा चंदबरदाई। यहां देखिए, निम्नलिखित में किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। यहाँ पे किस देश में, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दक्षिण अमेरिका, तीसरा पाकिस्तान और चौथा मॉरिशस। यहाँ पे किस देश में हमारा हिंदी को भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। अगला क्वेश्चन, सूर सागर किस भाषा की रचना है। पहला अवधी, दूसरा बुंदेली, तीसरा ब्रज और चौथा छत्तीसगढ़ी। सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो ये सूर सागर जो है हमारा ब्रज भाषा की रचना है। ब्रज भाषा की रचना सूर सागर है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखा है। वीरों का कैसा हो बसंत, यह कविता किसकी लिखी है। ए सुमित्रा कुमारी चौहान, दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यह जो है वीरों का कैसा हो बसंत, वह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें दूसरा सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है। साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा कहलाती है। तो हमारा सही आंसर होगा मानक। ये जो मानक जो है साहित्यिक भाषा पे, प्रांजल और व्याकरणिक भाषा में जो पूरे मानक के साथ, मापदंड के साथ मौजूद होता है, उसको हम बोलते हैं मानक भाषा। इसको हम शुद्ध वर्तनी के रूप में प्रयोग करते हैं, वह होता है मानक भाषा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के निम्न नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। पहला पृथ्वीराज रासो, दूसरा खुमान रासो, तीसरा परमाल रासो और चौथा बिसलदेव रासो। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो वह है हमारा परमाल रासो। सही आंसर है परमाल रासो। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो हमारा देखे हैं कि 2017 के जो क्वेश्चन है इस तरह से आए हुए हैं और ऐसे ही यूपी टेट के एग्जाम में आयोग इस तरह के ही क्वेश्चन को बनाएगा और बनाता है। तो हम इसको अच्छे से समझ लेंगे कि हमारे क्वेश्चन कैसे रहेंगे। आज हमने ये आपको अच्छे से बता करके, इसको समझा करके बताया है। तो आप लोग इस तरह से देखिए, आगे आपको सारे जो सब्जेक्ट के वीडियो हैं ऐप पे मिल जाएंगे। तो आप लोग इससे आपको तैयार करने में आसानी रहेगी। आप लोग अपना तैयारी इस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम आपको ये बताए हैं, कल फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।